गुड मॉर्निंग। आज हम अवध के बारे में बात करेंगे। अवध का जो स्वतंत्र राज्य है, इसका संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल था। वह मुग़ल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था, जो वज़ीर निज़ामुल मुल्क का प्रतिस्पर्धी भी था। सैयद बंधुओं के पतन में उसका भी हाथ रहा और बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर उसे सादत खां बहादुर की उपाधि तथा आगरा की फौजदारी प्रदान की। इसी समय भरतपुर, आगरा और मथुरा के जाटों ने विद्रोह कर दिया। सादत खां इस विद्रोह को कुचलने में असफल रहा, इसलिए सितंबर 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो थे, उनको आगरा की सूबेदारी दे दी गई। अपने निरादर से सादत खां को काफ़ी धक्का लगा, लेकिन बादशाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त करके उसे शांत करने का प्रयास किया। वास्तव में इस समय से ही अवध में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है। 1724 ईस्वी में सादत खां ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफ्दरजंग से कर दिया और उसको अवध का नायब सूबेदार नियुक्त किया। सादत खां ने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भाग लिया। नादिर शाह के आक्रमण और मुग़ल सम्राट के अपमान में भी उसका हाथ रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सादत खां की मृत्यु के बाद सफ्दरजंग अवध का नया सूबेदार बना। 1748 ईस्वी में बादशाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया और थोड़े दिन बाद इलाहाबाद का सूबा भी उसको प्रदान कर दिया गया। इससे प्रोत्साहित होकर उसने रुहेलों और बंगश पठानों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। ये लोग अवध के सीमावर्ती क्षेत्रों फर्रुखाबाद और रुहेलखंड में बसे हुए थे और अवध के क्षेत्रों में प्राय लूट मार किया करते थे। सफदरजंग ने इन्हें कुचलने के लिए मराठों और सूरजमल जाट का सहयोग लिया और पठानों का दमन किया। 1752 ईस्वी को अब्दाली के विरुद्ध मराठों से समझौता किया, परंतु सम्राट ने इस समझौते को रद्द कर दिया और पंजाब अब्दाली को सौंप दिया। इस पर सम्राट और वजीर सफदरजंग में गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें सम्राट विजयी रहा और नवंबर 1753 ईस्वी में उसे वजीर पद छोड़कर अपने सूबे में जाना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद सुजाउद्दौला जो था, वह अवध का सूबेदार बना। सुजाउद्दौला ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया। उसका तोपखाना सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में उसने मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया। 1765 ईस्वी में उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता की, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ और बाद में उसने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। अंग्रेज़ों के साथ जो उसने संधि की, वह इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। 1765 ईस्वी की संधि के पश्चात सुजाउद्दौला अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी भी अवध के नवाब ने कभी न तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई संघर्ष किया और ना ही किसी ऐसे संघर्ष में भाग लिया जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया हो। फिर भी अंग्रेज़ों ने एक संधि के बाद अन्य संधियां करने के लिए अवध के नवाबों को
मजबूर किया। प्रत्येक संधि के बाद अंग्रेज़ों के अधिकारों में वृद्धि होती गई और नवाब की शक्ति कमज़ोर पड़ती गई। इलाहाबाद की जो संधि थी, इसके पश्चात शुजाउद्दौला ने फिर से अवध के सैन्य संगठन की ओर ध्यान दिया। सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया जाने लगा और नए सैनिकों की भर्ती करके सेना की संख्या को बढ़ाया गया। अंग्रेज इससे चिंतित हो उठे और उन्होंने नवाब को इलाहाबाद की संधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। 1768 ईस्वी की नई संधि के द्वारा अवध की सेना की संख्या सीमित कर दी गई। इससे अवध की सेना की शक्ति जो थी वह घट गई। शुजाउद्दौला जो था, इसने अपने राज्य का विस्तार ये करना चाहता था और उसकी जो निगाहें थी वे रुहेलखंड पर टिकी हुई थी। सितंबर 1773 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस आया तो शुजाउद्दौला उससे मिलने गया और अंग्रेज़ों के साथ एक नई संधि कर ली गई। और ये जो नई संधि थी, इसकी मुख्य शर्तें जो थी वो इस प्रकार से थी। शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद के दोनों जो ज़िले थे ये वापस लेकर अवध को सौंपना और इसके बदले में शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेज़ों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के खर्च के लिए 2,10,000 रुपये प्रति माह देना तय किया। 1768 ईस्वी की संधि के द्वारा अवध की सैनिक शक्ति को सीमित कर दिया गया था और अब इसे रद्द कर दिया गया और नवाब को सैन्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई। शुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह के वजीर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। ब्रिटिश बादशाह के नाम के सिक्के अवध में चलाने के लिए भी राजी हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य विस्तार की लालसा में शुजाउद्दौला कुछ भी करने को तैयार था और अंग्रेज़ों ने इसका पूरा लाभ उठाया। 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आसफुद्दौला जो था वह अवध का नवाब बना। उसके समय में अवध की अवनति होने लगी। उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी। उसका अधिकांश समय भोग विलास में ही गुजरता था। 1775 ईस्वी में आसफुद्दौला को कंपनी सरकार के साथ एक नई संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार पहले की भांति कंपनी ने अवध की सुरक्षा का वचन तो दिया, परंतु इस बार सुरक्षा का मूल्य चुकाने को कहा गया। दूसरा, अवध के नवाब ने इसके लिए बनारस, गाजीपुर और चुनार के ज़िलों को कंपनी के अधिकार में हमेशा के लिए सौंप दिया। तीसरा, अब ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को 50,000 रुपये प्रति माह अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार ये जो संधि थी ये इस बात का संकेत थी कि कंपनी सरकार अवध को कमज़ोर और दिवालिया बनाने पर तुली हुई थी ताकि अवसर मिलते ही उसके अन्य ज़िलों को हड़पा जा सके। अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण के कारण अवध राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे उस पर कर्ज का जो बोझ था वह बढ़ता चला गया। उधर कंपनी
कि सरकार हर संभव उपाय से अवध से अधिक रुपया वसूल करती रही। इसका परिणाम ये हुआ कि धन के अभाव के कारण नवाब की सेना की संख्या घटती रही। कॉर्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाते हुए ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर अवध से 74 लाख की बजाय 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष लेने का आदेश दिया। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अवध के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।